नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, होली के बाद फिर आज हमारी ज्ञान गंगा की सीरीज आज कंटिन्यू कर रहा हूं। तो आज मैं शुरुआत करता हूं। जय सिया राम, जय हनुमान। आज ज्ञान गंगा सीरीज में चूंकि आपको दिख रहा है, हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के पन्नों में गुम भारत की पहली महिला योद्धा जिसे नायिका देवी कहा जाता है। क्योंकि देखिए, ज्ञान गंगा की जो सीरीज है ये मैं आपके लिए क्यों लेकर आया, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें हैं जिनका संबंध परीक्षा के साथ साथ आपके ज्ञानवर्धन से भी है। तो आज हम नायिका देवी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। मेरा जो ज्ञान गंगा का सीरीज है ये आपके समझने के लिए है, और जब आप इसको गहराई से देखेंगे तो आप समझेंगे कि आपको इसमें ऐसी बहुत सी बातें पता चलेगी जिनका संबंध भी परीक्षाओं से है, हर प्रकार की परीक्षा से। लेकिन आज हम इतिहास में नायिका देवी का वर्णन करेंगे। हम लोगों ने बहुत सुना है नूरजहां के बारे में और मुमताज महल के बारे में, तमाम हैं, जोधाबाई के बारे में, लेकिन शायद नायिका देवी का जो योगदान है इतिहास में उसको बहुत ही कम शब्दों में बयां किया गया, या यूं कहिए कि इतिहास के पन्नों से इन्हें गायब कर दिया गया। लेकिन आज विश्व, या आज विश्व क्या कहूं, भारत का जो समाज है इन्हें किसी ना किसी रूप में खोजने का प्रयास कर रहा है। इतिहासकारों ने इनकी कहानियों को सामने लाया। तो आज हम समझेंगे कि नायिका देवी का क्या योगदान था। आप इनको जानने के बाद आप शायद उस काल में आप अगर स्मृति के द्वारा जाने का प्रयास करेंगे तो शायद आप देखेंगे कि इस महिला ने जो देवी के रूप में थी, एक तरह से समझिए, क्या योगदान दिया है, ये आपको समझ में आएगा। तो आज हम लोग देखते हैं ये क्या थी। तो इसका संबंध इतिहास से भी है। तो अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान। चलिए, आप देखेंगे ये पहला जो टॉपिक दिखा रहा है, इतिहास के पन्नों में गुम भारत की पहली महिला योद्धा। भारत की पहली महिला योद्धा, आपको पता होगा, आपने रानी लक्ष्मीबाई का भी नाम सुना होगा, लेकिन सबके बारे में कहा गया, लेकिन इनके बारे में बहुत कम कहा गया। कहीं ना कहीं आप अगर गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी ज्ञान गंगा सीरीज में आज इन्हीं के लिए एक टॉपिक बनाया जाए। तो समझेंगे और नोट करते चलेंगे। तो देखिए, ये नायिका देवी कौन थी, इनको हमें समझना पड़ेगा। देखिए, नायिका देवी की कहानी का समय क्या है कि उस समय भारत पर तुर्कों का आक्रमण हो चुका था, यानी भारत की तरफ तुर्क लोग आना शुरू किए थे। ये वो समय है जब महमूद गजनबी भारत में आ चुका था और 17 बार आक्रमण करके जा भी चुका था। मोहम्मद गौरी का जन्म हो चुका था, वो धीमे धीमे अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था। उसी समय भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में एक घटना, एक वंश था, चालुक्य वंश। हालांकि चालुक्य वंश के बारे में मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। मैं अपने जो है ज्ञान गंगा के सीरीज के बाद, मैं आपको पता है एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत करता हूं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में मैं सिंधु घाटी सभ्यता के 5 लेक्चर ले चुका हूं। अगला लेक्चर लास्ट होगा, फिर उसके बाद मैं लाइव क्लास लूंगा जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे MCQ। तो वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो आप उसको देख लीजिएगा और प्लस इसको भी देख लीजिए। हाँ, ये है कि थोड़ा मेरे बोलने की स्पीड स्लो होती है, आप इसको बढ़ा करके स्पीड आप देख सकते हैं। चलिए, तो मैं बात कर रहा हूं किस समय की बात है। उस समय गुजरात में चालुक्य वंश का शासन था। ये देख रहे हैं, इलाका गुजरात का है। उस समय चालुक्य वंश शासन करते थे और राजस्थान का भी एरिया इनके अंडर में था। तो चालुक्य में सोलंकी वंश का शासन था। कौन सा वंश था? चालुक्य कौन सा था? सोलंकी वंश। सॉरी, गुजरात में सोलंकी वंश, इसी सोलंकी वंश को हम चालुक्य वंश भी कहते हैं। तो ये गुजरात में शासन करते थे। और आप ये देखेंगे कि नायिका देवी जो है, वीरांगना नायिका देवी वॉज द डॉटर ऑफ महामंडलेश्वर परमार्डी। तो कदम्ब नाम की जगह, कदम्ब मतलब वो आज का गोवा है। तो कदम्ब में आप देखेंगे कि जो कदम्ब नाम की जगह थी, तो कदम्ब मतलब आज का वो क्या है, आज का वो गोवा है। ध्यान रखेंगे, कदम्ब जो है वो आज का गोवा है। तो जो कदम्ब के महामंडलेश्वर थे परमार्डी, उनकी बेटी का नाम था नायिका देवी। ठीक है, इनका विवाह गुजरात के महाराजा अजय पाल से हुआ था। ध्यान रखिए, ये वही राजा हैं जो चालुक्य वंश के थे। किसके थे? चालुक्य वंश के राजा थे, जो अभी मैंने दिखाया है, इसी वंश के राजा थे। तो चालुक्य वंश कहाँ था? गुजरात में था। इसी को हम लोग सोलंकी वंश भी कहते हैं।
तो इसी वंश के राजा थे कौन? अजय पाल। कौन थे? अजय पाल। उन्हीं से विवाह हुआ था किसका? नायिका देवी का। तो उस समय अजय पाल जो थे, इनके पिता का नाम जय सिंह था, ठीक है। लेकिन अजय पाल का जब विवाह नायिका देवी से हुआ, कुछ ही समय बाद 1176 में, ध्यान रखिए 1176 में अजय पाल की हत्या कर दी गई। अब हत्या बताते हैं इनके अंगरक्षक ने किया था। जब अजय पाल की हत्या कर दी गई तो आप ये देखिए, जो चालुक्य सोलंकी वंश है ये बिना राजा के हो गया। तो अब आप जानेंगे कि कहीं ना कहीं कमान नायिका देवी के हाथ में ही आना था। और याद रखिए, उस समय मोहम्मद गौरी भारत के नजदीक बढ़ रहा था। यानी ये ऐसा समय है जब गुजरात में चालुक्य वंश के राजा जो थे उस समय, अजय पाल का मर्डर हुआ, हत्या हुई, और उस समय मोहम्मद गौरी भारत की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहा था। तो ध्यान रखिए, ये वो समय है जब चालुक्य सोलंकी वंश के राजा की मृत्यु हो गई थी और अब नायिका देवी ही एक संरक्षिका के रूप में बची थी। नायिका देवी वॉज द गार्जियन। नाउ ही हैड टू मैनेज द ऑल एम्पायर। अब इन्हें सारे साम्राज्य को संभालना था और बगल में एक शक्तिशाली शत्रु का आगमन हो रहा था। बड़ी ही विकट परिस्थितियां थी। यानी एक तरफ मोहम्मद गौरी जैसा शक्तिशाली शासक बढ़ रहा है भारत की तरफ। आप देखेंगे कि 1173 से ही मोहम्मद गौरी के हाथों में शासन आ चुका था। अब आप इतिहास के लेक्चर में पूरा समझेंगे, ठीक है। मोहम्मद गौरी जो है 1175 में ही मुल्तान को जीत लिया था। अब आप समझ जाइए कि वो कितने नजदीक रहा होगा। मुल्तान आपको पता है पाकिस्तान में है। कहां है? पाकिस्तान में। तो यानी 1175 में ही मुल्तान को मोहम्मद गौरी ने जीत लिया था। यानी अब वो इंडिया की तरफ बढ़ रहा था। और इधर 1176 में अभी आपने देखा हत्या हो गई किसके? गुजरात या चालुक्य वंश के शासक अजय पाल की। अब जब हत्या हो गई तो अब मोहम्मद गौरी के लिए सबसे आसान रास्ता था गुजरात में एंट्री करना, क्योंकि उसको ये खबर मिली, तो क्योंकि उसे लगा कि अब गुजरात में तो कोई शासक है नहीं और नायिका देवी के बारे में उसे अनुमान भी नहीं था। तो उसको लगा बड़े आसानी से हम कब्जा कर लेंगे। लेकिन जिस चीज को वो जितना आसान समझ रहा था वो वास्तव में उतना आसान था नहीं। क्योंकि आप ये ध्यान देंगे कि जितने भी आक्रमणकारी भारत में एंट्री किए हैं वो हमेशा उत्तर पश्चिम से ही घुसने का प्रयास किए। कभी भी कोई साउथ के रास्ते एंट्री करने का प्रयास नहीं किया। सभी लोग यहां पे, आप समझिए अगर ये भारत है तो ये क्या हो गया? ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अगर इसको कुछ समय के लिए आप भारत मान लीजिए, थोड़े समय के लिए, तो आप अगर आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए ये ईस्ट है और ये वेस्ट है और ये नॉर्थ क्या हो गया? वेस्ट हो गया। तो आप देखेंगे जितने आक्रमणकारी हैं वो इसी रास्ते भारत में एंट्री करते थे, नॉर्थ वेस्ट के माध्यम से, वही खैबर दर्रा पार करके भारत में एंट्री करते थे। लेकिन जब मोहम्मद गौरी को यह लगा कि भैया गुजरात में जो है, अगर आप देखोगे तो गुजरात में जो है चालुक्य वंश के शासक है नहीं, डेथ हो चुकी है, और गुजरात में गुजरात को कब्जे में करना आसान है, तो उसने सीधा गुजरात पर आक्रमण करने की योजना बनाई। किसने? मोहम्मद गौरी ने। यानी वो अब भारत किस रास्ते से आना चाहा? वो भारत आना चाहा किस रास्ते से? गुजरात के रास्ते से इंडिया में एंट्री करना चाहा। तो उसे लगा ये आसान रहेगा, लेकिन वास्तव में ये काम आसान नहीं था, ठीक है। ये काम आसान नहीं था क्योंकि गुजरात में भले ही राजा का डेथ हो चुका था, लेकिन रानी नायिका देवी एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला थी। वास्तव में अगर आप उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए तो एक बहुत बड़ी आपदा थी कि शासक है नहीं और बगल में मोहम्मद गौरी मुल्तान पहुंच चुका है और उसको ये जानकारी मिल चुकी है कि चालुक्य वंश या सोलंकी वंश जो कि गुजरात में है वो शासक विहीन साम्राज्य है, यानी कि वहां किंग है ही नहीं। तो उसके लिए तो बड़ा आसान टारगेट था। तो वास्तव में ये मुसीबत रानी नायिका देवी के ऊपर थी।
कि वो अपने साम्राज्य को कैसे बचाएं। और आप जानते हैं ऐसी परिस्थितियों में, इन परिस्थितियों में मोहम्मद गौरी जैसे शासक से भिड़ने के बारे में सोचना भी अपने आप में एक चुनौती रही होगी। मैं इस कहानी को जितने आसानी से समझा रहा हूं, अगर आप उन परिस्थितियों को इमेजिन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में परिस्थितियां क्या रही होंगी। इतिहास को समझाना आसान है, लेकिन जिन लोगों ने उस इतिहास को फेस किया है उनके सामने कैसी सिचुएशन रही होगी आप इमेजिन कीजिएगा कि रानी नायका देवी के सामने मोहम्मद गौरी जैसा शासक है, जो उस समय युवा है, लड़ने में भी माहिर है, उसके पास घोड़े और अच्छे तीरंदाज हैं, और इधर नायका देवी अकेले अपने सैनिक और छोटे से साम्राज्य के साथ। लेकिन हालत देखिए क्या होता आगे। तो उसके दिमाग में था कि ये हिंदू रानी को उसने कमजोर समझा और सोचा आसानी से जीत लेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि आप किसी भी काम को कठिन समझ करके अगर आप छोड़ देंगे तो शायद हो सकता है उससे बुरा परिणाम आपको देखने को मिल जाए, और अगर आप उसका सामना करेंगे तो हो सकता है अच्छे परिणाम देखने को मिल जाए। तो रानी नायका देवी ने मोहम्मद गौरी को एक कठिन रूप में नहीं देखा। उन्होंने ये सोचा कि सामना करना ही सही होगा, ना कि इस मुसीबत से भागना सही होगा। तो रानी नायका देवी ने क्या किया था कि बताते हैं कि रानी नायका देवी को पता चला कि गौरी रेगिस्तान पार करके उनकी राजधानी अनहिलवाड़ा, उस समय ध्यान रखिएगा चालुक्य वंश की राजधानी अनहिलवाड़ा थी। ये वही अनहिलवाड़ा है जहां पर रानी का बाव है, रानी का बाव, रानी की बावड़ी है। आप देखिए ना 10 रुपए के नोट पे आपको रानी की बावड़ी दिखेगी जो बनाई गई थी। ये विश्व विरासत सूची में शामिल है। आप जरा आप बताएंगे कि रानी की बावड़ी या रानी का बाव किसने बनवाया था? ये वही जो चालुक्य या सोलंकी वंश की राजधानी है अनहिलवाड़ा, वहीं पर था ये। तो उस समय ये राजधानी थी। तो नायका देवी को खबर मिली कि जो गुजरात का शासक है, जो मोहम्मद गौरी है, वो अहिलवाड़ा की तरफ बढ़ चुका है, यानी वो गुजरात की राजधानी या चालुक्य वंश की राजधानी अहिलवाड़ा की तरफ बढ़ चुका है। तो अब पता है, यहां पे एक चीज आप समझिएगा, बताते हैं जो स्रोत बताते हैं, मैं भी सब जगह से सुना हूं तब बता रहा हूं, ये जो किताबों में लिखा है कि रानी नायका देवी ने पृथ्वीराज चौहान से मदद भी मांगी थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रानी नायका देवी ने पृथ्वीराज चौहान से मदद मांगी थी, लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए पृथ्वीराज चौहान ने रानी नायका देवी की मदद नहीं की। आप इसे कह सकते हैं कि बहुत भारी भूल या पृथ्वीराज चौहान की यह बहुत बड़ी गलती थी कि अगर उसने, पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर राजपूत ने अगर रानी नायका देवी की मदद की होती तो शायद मोहम्मद गौरी का हश्र और भी बुरा हुआ होता। लेकिन यह पृथ्वीराज चौहान ने नायका देवी की मदद नहीं की, जो कि इतिहास में बहुत बड़ा दुर्भाग्य माना जाएगा कि इतने मजबूत शासक ने अब एक महिला की मदद नहीं की, एक राजपूत महिला जो मोहम्मद गौरी से सामना करने के लिए जा रही थी। तो ये पृथ्वीराज की भूल, और शायद उसी भूल का सामना भी पृथ्वीराज को करना पड़ा, क्योंकि देखिए कर्म का फल तो मिलता ही है। तो पृथ्वीराज चौहान के सामने वो चीज आई। अगर उसी समय पृथ्वीराज चौहान ने मदद की होती तो शायद मोहम्मद गौरी की और भी बुरी हालत हो जाती। लेकिन ठीक है, जो भी हो, पृथ्वीराज चौहान ने नायका देवी की मदद की। फिर नायका देवी की मदद आसपास के जो छोटे छोटे राजा थे या जो सामंत थे उन लोगों ने किया, जो वहां के राजस्थान के आसपास के छोटे राजा राजपूत थे, उन लोगों ने नायका देवी की मदद की, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने नहीं किया था। तो नायका देवी ने, अब देखिए है क्या, रानी ये जानती थी कि ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि मोहम्मद गौरी बढ़ रहा है गुजरात की तरफ। मोहम्मद गौरी कहां बढ़ रहा है? गुजरात की तरफ। तो ये काम तो इतना आसान नहीं था कि उसको रोका जाए, क्योंकि रानी नायका देवी को पता था कि मोहम्मद गौरी की सेना में एक से एक योद्धा हैं जो लड़ने में माहिर हैं। लेकिन फिर भी यहां नायका देवी की दिमाग, इच्छा शक्ति, सबकी तारीफ करनी होगी। उन्होंने क्या किया? मोहम्मद गौरी का सामना किया कायद्रा नाम के स्थान पर। कायद्रा कहां पर? कायद्रा नाम के स्थान पर। यह कायद्रा कहां है? यह कायद्रा जो है माउंट आबू में है। कायद्रा कहां है? माउंट आबू में है। 1178 में नायका देवी ने
कायद्रा नाम के स्थान पर, जो कि माउंट आबू में है। कहां पर है? माउंट आबू में है और राजस्थान में। तो बताते हैं ये अरावली के पहाड़ियों का क्षेत्र था और नायिका देवी ने दिमाग लगाया कि अगर हम मोहम्मद गौरी को पहाड़ी एरिया में रोक दें या पहाड़ी एरिया में उसे चारों तरफ से घेर के उस पर आक्रमण करें तो शायद हम उसे हरा सकते हैं। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नायिका देवी ने उस पहाड़ी एरिया के महत्व को समझा और वो जानती थी कि गौरी की सेना मैदानी भाग पे लड़ने के लिए महारत हासिल है, लेकिन पहाड़ी एरिया में अगर उसे रोक दिया जाए तो वहां पर गौरिल्ला युद्ध करना भी आसान होगा। तो नायिका देवी ने अपने मददगारों के साथ कायद्रा नाम के स्थान पर मोहम्मद गौरी पर आक्रमण किया था। इसीलिए यह युद्ध जो है 1178 में हुआ था। इस युद्ध को कायद्रा का युद्ध कहते हैं। कहां हुआ था? राजस्थान के माउंट आबू में। और शायद बताते हैं कि नायिका देवी का यह प्लान बहुत सक्सेसफुल हुआ। मोहम्मद गौरी ने नायिका देवी को जितना कमजोर समझा वो उतनी ही मजबूत साबित हुई और मोहम्मद गौरी जैसा सुल्तान नायिका देवी के इस प्लानिंग के सामने असहाय हो गया और वो हार कर भागा था। ये बहुत बड़ी बात है कि एक तुर्क जो कि भारत में आगे बढ़ता चला रहा है, लेकिन नायिका देवी जैसी महिला शासक भी नहीं है। हाँ, इनके बेटे का नाम था मूलराज। बताते हैं कि जब अजय पाल मरे थे तो उनका बेटा मूलराज था। हाँ, लेकिन मूलराज बाल अवस्था में था, छोटे थे। तो बताते हैं, अब इतिहासकार यहां तक कहते हैं कि मूलराज को वो अपने साथ लेकर के युद्ध के मैदान में कूदी थी। ये कुछ ऐसा है जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और उस युद्ध के मैदान में इन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। और बताते कि मोहम्मद गौरी कायद्रा के युद्ध में हारने के बाद दोबारा गुजरात पे अटैक नहीं किया। इसीलिए कायद्रा का युद्ध इतिहास में नायिका देवी के शौर्य गाथा के लिए भी प्रसिद्ध है। एग्जाम के दृष्टि से भी आप ध्यान रखेंगे, यह पहला युद्ध है भारत में जिसमें कोई तुर्क पराजित हुआ। दिस वॉज द फर्स्ट वॉर इन विच अ तुर्क वॉज डिफीटेड बाय ए इंडियन क्वीन। कि कोई ऐसा पहला तुर्क है जो भारतीय महारानी से हार के भागा था, वो भी उस अवस्था में जब उसके पास मजबूत सेना, अच्छे घुड़सवार। लेकिन कहते हैं ना कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो और एक बेहतर प्लानिंग हो तो मदद ब्रह्मांड करता है। यही हाल आप देखेंगे जब बाबर ने राणा सांगा को हराया था तो उसने भी दिमाग का इस्तेमाल किया था। राणा सांगा की सेना बहुत बड़ी थी, बाबर की सेना छोटी थी, मगर बाबर ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और बेहतर प्रबंधन से राणा सांगा जैसे मजबूत राजपूत को हरा दिया। ठीक यहां वही केस है। मोहम्मद गौरी की सेना बड़ी है, अच्छे तीरंदाज हैं, अच्छे घुड़सवार हैं, लेकिन नायिका देवी की हिम्मत और बेहतर प्लानिंग के सामने मोहम्मद गौरी जैसा मजबूत शासक या सुल्तान भी टिक नहीं पाया और उसे लौटना पड़ा गुजरात से। ये वही मोहम्मद गौरी है जो एक बार पृथ्वीराज चौहान से हारा था। कब? इसके बाद जब वो 1191 में तराइन पे जब तराइन का युद्ध हुआ था, किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। यानी जब वो गुजरात से भागा तो उसके पास वही रास्ता बचा। कौन सा रास्ता? कि भैया अब वही रास्ता है कि अब इसी उत्तर पश्चिम वाले इलाके से उसे एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात में तो वो हार चुका। किससे हार गया था? नायिका देवी से। तो आप जरा इमेजिन कीजिए कि जिस पृथ्वीराज चौहान से एक बार हारने के बाद, कब हारा? 1191 में हारा था। यानी मोहम्मद गौरी दो बार हारा। एक बार रानी नायिका देवी से हारा, किस युद्ध में? कायद्रा के युद्ध में। एक बार हारा दोबारा, कब? तराइन के पहले युद्ध में 1191 में। लेकिन जब तराइन के पहले युद्ध में वो हारा है, उसके बाद दोबारा वो पृथ्वीराज चौहान पर अटैक किया था। कब? 1192 में। यानी किस पे? तराइन के दूसरे युद्ध में। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे, 1178 में कायद्रा का युद्ध हुआ जिसमें नायिका देवी ने हराया था। किसको? मोहम्मद गौरी को। यहां से हारने के बाद उसने 1191 में
तराइन का पहला युद्ध हुआ, यहां भी हार गया। किसने हराया? पृथ्वीराज चौहान ने हराया। लेकिन आप सोचिए, इस तराइन के युद्ध में हारने के बाद वो मोहम्मद गौरी ने फिर दोबारा अटैक किया था 1192 में। ये तराइन का दूसरा युद्ध था, तराइन का दूसरा युद्ध था। इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। मोहम्मद गौरी क्या किया? जीत गया था। मोहम्मद गौरी जीत गया था। लेकिन आप जरा एक चीज सोचिए, ये तो आप पढ़े होंगे, लेकिन आप सोचिए, जो मोहम्मद गौरी तराइन के युद्ध में हारा और उसकी इतनी इच्छा शक्ति है कि वो हारने के बाद फिर अटैक किया पृथ्वीराज चौहान पर। लेकिन वही मोहम्मद गौरी जब 1178 में कायद्रा के युद्ध में हारा, लेकिन दोबारा वो कायद्रा के युद्ध में हारने के बाद गुजरात की तरफ पलट के देखा नहीं। तो इसका मतलब यह है कि नायिका देवी के शौर्य के सामने वो घबरा चुका था। उसने दोबारा गुजरात पे अटैक करने का साहस नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इस बात को अगर आप समझे तो पृथ्वीराज चौहान से ज्यादा वीरांगना रही होंगी कौन? नायिका देवी, कि एक महिला से हारने के बाद दोबारा उस पर अटैक करने की हिम्मत नहीं किया मोहम्मद गौरी। जबकि पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद दोबारा अटैक किया था। अब आप सोचेंगे कि अगर वो इतना हिम्मती था कि पृथ्वीराज चौहान से दोबारा लड़ गया, तो नायिका देवी से क्यों नहीं लड़ा दोबारा? ये सोचने का मुद्दा है। इसका मतलब इतिहास के पन्नों में जिस महान वीरांगना को चंद शब्दों में समेट दिया गया है, वो कहीं ना कहीं उसका अपमान है। इस वीरांगना का नाम बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में होना चाहिए, नायिका देवी, जो कि महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। शायद साउथ में जो है इन पर मूवी भी बनी है। ये जो मैंने आपको दिखाया है ना, ये क्लिप, ये किसी साउथ की मूवी का है। अब साउथ वाले ही ज्यादा बनाते हैं, बॉलीवुड के लोगों के पास कहाँ ये सब सोचने का समय है, क्योंकि साफ सुथरी फिल्में बनाना उनके आदत में है नहीं। इस तरह की फिल्में साउथ में ही बनती हैं, इतिहास वही जिंदा करते हैं। तो शायद मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप ये ध्यान रखें कि नायिका देवी भी एक ऐसी वीरांगना थी जिसने मोहम्मद गौरी जैसे शक्तिशाली सुल्तान का सामना किया, उसे अपने दम पे हराया। और जिस समय पृथ्वीराज चौहान से मदद मांगी, पृथ्वीराज चौहान जैसे राजपूत ने उनकी मदद भी नहीं की। ठीक है, अब चलिए, अब हम बात करते हैं आज के इस सेशन में आपने क्या समझा। कायद्रा का युद्ध कब हुआ था? 1178 में। कायद्रा कहां है? माउंट आबू में। ठीक है, फिर आपने समझा मोहम्मद गौरी ने भारत में पहली बार आक्रमण कब किया? मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण है पहली बार भारत में, वो 1175 में है। कहां? मुल्तान में। कहां है ये भी ध्यान रखिएगा, मुल्तान में। मुल्तान कहां है? पाकिस्तान में। तो मोहम्मद गौरी का आक्रमण पहली बार भारत में 1175 मुल्तान में है। अब आप बताएंगे, जब उसने मुल्तान में अटैक किया था तो मुल्तान में उसने किसको हराया था? मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा। 1175 में जब मुल्तान में अटैक किया था मोहम्मद गौरी ने, तो उस समय मुल्तान पर शासन कौन कर रहा था? ठीक है, फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जवाब देंगे कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो किस युद्ध में के बाद, किस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी के साथ भारत में आए थे? क्योंकि जो हमारे सूफी संत हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो सूफी संत की परंपरा है, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब भारत में आए तब शुरू हुआ सूफी परंपरा। तो आप बताएंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस युद्ध के बाद भारत में आए थे मोहम्मद गौरी के साथ? कमेंट बॉक्स में मैं वेट करूंगा। ठीक है, तो बाकी इन दो सवालों के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करूंगा। आपका ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, और मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप इस ज्ञान गंगा सीरीज को देखिए और इसको आप ध्यान से सुन के नोट्स बनाइए। मेरा सिंधु घाटी सभ्यता पे लेक्चर खत्म होने वाला है, अगली बार अंतिम लेक्चर होगा एंशिएंट हिस्ट्री का, फिर हम वैदिक सभ्यता पे आएंगे। तो देखिए, जिस काम को शुरू कर दीजिए उसको रोकिए नहीं। फिर मैं कहूंगा निरंतरता ही बनाए रखिए, और आपके उत्साह से मैं यहां खड़ा हूं।
आप इस सब लेक्चर को ध्यान से रख के, ध्यान से सुन करके नोट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मेरे सवाल के जवाब देखिएगा, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स सबके पढ़ता हूं। फिर मिलते हैं एक बेहतर लेक्चर के साथ। जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत, जय भीम, जय बुद्ध।